नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा और समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को बार बार झूठ के गर्भ से पैदा होने का आरोप लगाकर घेर रहे पूर्व सीएम हरीश रावत ने गंगा सम्मान यात्रा निकालकर जनता से न्याय मांगा है। हरीश रावत का कहना है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण और जुमे पर अवकाश के 2 झूठ बोलकर बीजेपी सत्ता में आई। वहीं बीजेपी ने हरीश रावत पर पलटवार किया है और कहा कि यात्रा निकालकर न्याय मांग रहे हरीश रावत जनता को भी ये बता दें कि स्टिंग में टॉपअप की बात कौन कर रहा था, वो कौन शख्स था जो स्टिंग के दौरान टॉपअप की बात एक बार नहीं कई बार बोल रहा था। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरदा की गंगा सम्मान यात्रा पर बीजेपी का तंज। जनता को पहले बताएं किसका हुआ था स्टिंग। हरीश रावत बोले झूठ बोल बीजेपी ने हथियाई सत्ता। बीजेपी बोली टॉपअप का सच जानना चाह रही जनता। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत लगातार बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता में काबिज होने के आरोप लगाते रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने मुखवा से हरिद्वार तक गंगा सम्मान यात्रा निकालकर न्याय मांगा है। हरीश रावत ने कहा है कि 2017 में उनकी सरकार के कार्यकाल में जुमे पर अवकाश दिए जाने का झूठ बोलकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की। हरदा का कहना है कि 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने कांग्रेस के सत्ता में आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण का झूठ बोलकर सत्ता हथियाई। इसलिए हरीश रावत बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाकर गंगा स्वाभिमान यात्रा के जरिए जनता से न्याय मांग रहे हैं। वहीं हरीश रावत की यात्रा पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि हरीश रावत बार बार कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हो गई, फिर वो जनता को ये भी बताएं कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसका स्टिंग हुआ था, किसने कहा था कि मैं टॉपअप कर दूंगा, मेरी सरकार बचा लो। बीजेपी विधायक ने कहा कि दरअसल हरीश रावत की यात्रा उनके बच्चों के राजनीतिक भविष्य को बल देने की यात्रा है, लेकिन जनता सब जानती है और वो हरीश रावत की यात्रा को मनोरंजन के रूप में लेती है। भाजपा ने 2017 में भी एक झूठ बोला, मुस्लिम के कांग्रेस ने जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी। मतलब शुक्रवार को जिस तरीके से रविवार को छुट्टी होती है उस तरीके से शुक्रवार को छुट्टी कर दी। भाई पूरे उत्तराखंड में कहीं हुई, किसी कार्यालय में छुट्टी हुई? कोई गजट नोटिफिकेशन दिखाओ ना। छुट्टी बिना किसी ऐसे ही कह करके थोड़ी होती है, उसके लिए गजट नोटिफिकेशन होगा, दिखाइए हमको। यदि दिखाएंगे तो हम नाक रगड़ करके क्षमा मांगेंगे और राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन तुम एक झूठ पैदा कर रहे हो, क्या कोई उसका प्रमाण तुम नहीं दे रहे हो? 2022 के अंदर फिर एक नया झूठ बोला, कह दिया कि मुस्लिम कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और बाद में उसको हरीश रावत के साथ जोड़ दिया। कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? कौन था वो बात आदमी जिसका स्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है। अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, 2-2 जगह से खुद लड़ते हैं। कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है। आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूँ। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं। लेकिन ठीक है, वो अपना कुछ करते रहें, उसके कारण क्षेत्र का मनोरंजन भी होता है, उत्तराखंड की जनता उसका आनंद भी लेती है। 2016 में उत्तराखंड में मची सियासी उथल-पुथल और 2017 में मिली करारी चुनावी हार की टीस हरीश रावत को सालती रहती है। इसीलिए हरीश रावत बीजेपी पर झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज होने का आरोप लगाकर गंगा स्वाभिमान यात्रा के जरिए जनता से न्याय मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी हरदा को पहले स्टिंग का सच उजागर करने की चुनौती दे रही है। देखना होगा कि हरीश रावत के न्याय की गुहार को उत्तराखंड की जनता कितनी गंभीरता से लेती है और आने वाले समय में इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी, शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो
तो चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी जी हैं। मथुरा दत्त जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेता अमरिंदर बिष्ट जी हैं। अमरिंदर जी, आपका भी स्वागत है। पीसी थप्याल जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। लक्ष्मी बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैम आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मथुरा दत्त जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जिन दो बातों का या जिन दो मुद्दों का जिक्र हरीश रावत कर रहे हैं, ये बात तो सच है ना, और उस वक्त तो आप भी कांग्रेस पार्टी में ही थे कि ये मुद्दा बनाए गए, इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश भी की गई और काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा भी मिला। अब हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई आज तक ये बात आप साबित नहीं कर पाए कि मैंने जुमे के दिन की छुट्टी का ऐलान किया, उसका किसी तरह का कोई गजट नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपने देखना हो तो आप हमें बताइए। आपने कहा कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप बताइए कहाँ बनी है वो। तो ये बात तो सच है ना कि जिन बातों को कहा गया वो तो अभी तक ऐसा कुछ दिखाई पड़ा नहीं। गलत क्या बोल रहे हैं हरीश रावत? मथुरा दत्त जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हेलो। हाँ सर, आपने सवाल मेरी सुना आवाज मेरा? आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। आपने मेरा सवाल सुना सर? देखिए, जी। भाजपा झूठ नहीं बोल रही है, माननीय हरीश रावत जी झूठ बोल रहे हैं। हम्म। उन्हीं के कार्यकाल में छुट्टी हुई थी, उनका जीओ भी निकला है और तत्कालीन प्रभारी सचिव शैलेश बगौली जी ने छुट्टी निकाली थी जुमे की नमाज की। 1.5 घंटे की छुट्टी का उन्होंने आदेश निकाला था। उसमें एक शब्द ये भी लिखा था कि अन्य धार्मिक कार्यों के लिए भी लिखा था, अन्य लोगों के लिए भी, लेकिन जियो निकला था। शासनादेश उसी को तो कहते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। अब हरीश रावत जी के पास कोई और काम बचा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से स्वयं बेरोजगार है वो। कहीं लोग उनकी कांग्रेस में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। कांग्रेस में अलग अलग थलग पड़ गए हैं, कभी चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। तो राजनीतिक रूप से भी उनको मीडिया में बने रहना है, चर्चा में बने रहना है, तो कुछ न कुछ रावत जी ने करना है, क्योंकि प्रदेश के वरिष्ठतम राजनेताओं में एक है वो और बहुत लंबी राजनीति उन्होंने की है। लेकिन 2017 के बाद वो राजनीतिक वनवास झेल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी संभावनाओं को देखते हुए 2014 में उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। 2000 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तमाम हार जितनी भी है, चाहे 14 की हार है, 17 की हार है, 19 की हार है, 22 की हार है, 24 की हार है, राहुल जी उसके साक्षात गवाह रहे हैं। 19 में 17 में असेंबली हारने के बाद 19 में पार्लियामेंट हार गए, खुद ही लड़े। 22 में खुद ही एक जिला पंचायत सदस्य से वो चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव हार गए। नहीं तो वो यही तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बीजेपी ने नहीं कहना है, बोलना ही बोलना है। बीजेपी ने ये झूठा भ्रम फैलाया या झूठी झूठी जितनी भी बातें की, जो मुद्दे नहीं भी थे उनको जो मुद्दा बनाया, उसी का ये नतीजा रहा कि उनको हार का सामना करना पड़ा। चिट्ठी है उनकी पार्टी, जो उनके शासन काल की, जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो चिट्ठी निकली है, मैं नाम लेके तो बोल रहा हूँ। तत्कालीन प्रभारी सचिव शैलेश बगौली जी ने वो चिट्ठी निकाली है। कौन चीफ मिनिस्टर था उस समय? भाजपा तो थी नहीं सत्ता में उस समय, तो कांग्रेस सत्ता में थी, हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर थे। मतलब उतना मत बोलिए। हाँ, कहिए कि गलती हुई है, ये कहने में क्या दिक्कत है? अगर उन्होंने निकाल दिया तो कहिए हाँ हमारे शासनकाल में निकला है, हमने छुट्टी की थी। अब राजनीतिक रूप से खुद ही फंस रहे हैं, खुद ही उलझने का काम करते हैं। आप देखना इस उम्र में, मैंने कहा ना हरीश रावत जी का बड़ा सम्मान है, बहुत लंबी राजनीति उन्होंने की है और आज वो इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं की सूची में उनका नाम है और बहुत लंबा संघर्ष उनका है। 80 से उनका संसदीय जीवन जारी हो गया था, चालू हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी उम्मीद से उनको 2000, वो कहते थे मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बना, 2014 में चीफ मिनिस्टर बना दिया था जब आपदा आई थी। उसके बाद क्यों कांग्रेस हारी, फिर ये भी तो वो सोचे। क्यों उनके अनेक साथी कांग्रेस छोड़कर चले गए, ये भी तो वो सोचे। नहीं, लेकिन अब जो झूठ का पुलिंदा आपने बांधा वो ये कह रहे हैं कि भाई अब न्याय मांग तो रहे हैं,
जनता के दरबार में जा रहे हैं और 2027 में न्याय करेगी जनता, कह तो रहे हैं वो ये बात। अरे उनको 2014 में न्याय नहीं मिला, 2017 में न्याय नहीं मिला, हम्म 2019 में न्याय नहीं मिला, 2022 में न्याय नहीं मिला, 2024 में न्याय नहीं मिला। अब वो कितना न्याय मांगते हैं? हम्म भाई जनता जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहा गया है, ठीक है, और जनता जनार्दन का फैसला सर्वोपरि होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो अमरिंदर जी, जनता निर्णय कर ले। ये पहली बार इतिहास में इतनी शर्मनाक हार कभी नहीं होगी, 2017 की हार हुई है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। इतने बड़े बड़े लोग लेकिन अमरिंदर कांग्रेस जी, पार्टी सवाल छोड़ यही है के कि गए। जैसा कि मथुरा दत्त जी कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही बात है भाई। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र के अंदर जनता ही जनार्दन होती है भाई। 2017 देख लीजिए या फिर 2022 देख लीजिए, और लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 के देख लीजिए, 2024 के देख लीजिए, लगातार एक के बाद एक हार, और लोकसभा चुनाव में तो शून्य। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई फिर जनता भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? आप न्याय तो मांग रहे हैं, लेकिन यही जनता आपको न्याय नहीं दे रही है। अगर मान के चलिए कि बीजेपी अगर कोई बात कह रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं आपकी बात पर भरोसा नहीं है। बीजेपी जो कह रही है उसको सच मान रही जनता, चाहे वो स्टिंग की टॉपअप की बात हो या फिर कोई और बात हो। यानी कि सबको जनता स्वीकार कर रही है कि हाँ, बीजेपी जो कह रही है, जो आरोप लगा रही है वो सही है। तभी तो ये नौबत आई कि एक के बाद एक चुनावी हार कांग्रेस पार्टी की। देखिए, चुनाव जीतने के और हारने के अलग कारण होते हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो बहुत झूठी पार्टी है। झूठ के अलावा इस पार्टी के पास कुछ है नहीं। ये तरह तरह के झूठ बाजार में बेचते हैं। और 2017 का जो चुनाव था, जब हरीश रावत जी का मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जो इन्होंने एक झूठ फैलाया और उसको समाज के बीच में इस तरीके से फैलाया। हालांकि मेरा तो निजी तौर पर इस पर कोई आपत्ति इसलिए भी नहीं होती कि कोई मुस्लिम विद्यालय खोले या हिंदू विश्वविद्यालय खोले, और अगर विश्वविद्यालय कोई खुल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी खुल रही है, कोई पहली बार नहीं खुल रही है इस देश के भीतर। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है, आप सबको पता है, तो वो कोई मुद्दा है नहीं। लेकिन एक व्यक्ति ने, एक चीफ मिनिस्टर ने, एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर ने जिस बात को कहा ही ना हो, अपने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाने में माहिर है। और आप पूरे देश के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की योजनाओं पर नहीं लड़ती। वो चुनाव को फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और जिहाद के नाम पर, इस तरीके के जो देश के मुद्दे नहीं है, इस तरीके के मुद्दों में, इस तरीके के जो फर्जी मुद्दे हैं उनमें जनता को फांस करके चुनाव जीतने का काम करती है। हम मानते हैं कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में एक बड़ी हार उत्तराखंड में हुई, लेकिन आज तब से लेकर के और आज भी बड़ी बड़ी हार हरीश रावत जी के हिस्से आई है। और उसके बावजूद भी आज 77-76 साल की उम्र में अगर वो हरिद्वार से लेकर के और उत्तरकाशी के मुखवा से लेकर के टिहरी और रुद्रप्रयाग पौड़ी होते हुए अगर वो आज अभी इस समय की हम बात करेंगे तो कुमाऊं के जिलों में है, तो जनता के बीच में लगातार बने रहना 77 साल की उम्र में इसी जीवटता को लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है अमरिंदर जी, बीजेपी ये कह रही है कि अब तो उनकी जो इच्छा है वो अब खुद के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो किसी भी सूरत से अब और किसी भी सूरत में अपने बच्चों को सेट करना चाहते हैं, और उसी के लिए जनता से वो न्याय मांग रहे हैं कि भाई मेरे बच्चों का भविष्य किस तरीके से उज्जवल हो, वो अब आपके हाथ में, उनको न्याय दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी के न्याय नहीं मांगा जा रहा है। अब अमित भाई, इस तरीके की बात अगर बीजेपी के नेताओं से हरीश रावत जी की हुई हो तो मैं कह नहीं सकता कि उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है, विनोद चमोली जी और जो लोग भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग हरीश रावत जी को जानते होंगे वो उनको मालूम है कि हरीश रावत जी का एक कांग्रेस नेता होने का मतलब क्या है। वो हरीश रावत कांग्रेस के एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनकी मेहनत के बलबूते पर ही पहली बार जब अटल जी की लहर थी पूरे देश में और उसके बावजूद इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, और उसके बावजूद जब उनको चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया गया, उसके बावजूद उनका लगातार संघर्ष रहा। और उसके बाद 2014 में जब इस प्रदेश में एक बड़ी 2013 में एक बड़ी आपदा आई थी और उस आपदा से निपट विजय बहुगुणा तक चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटाना पड़ा और फिर
उस चुनौती को पूरा करने के लिए हरीश रावत जी को लाया गया। और तब केदारनाथ की यात्रा, और तब उत्तराखंड में ये सोचा नहीं जा सकता था कि कभी इस राज्य में यात्रा भी फिर से शुरू की जा सकती है। लेकिन वो हरीश रावत थे जिन्होंने उस यात्रा को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया और आज उसको बहुत आगे तक लेकर के गए। केदारनाथ धाम उस समय जो पूरी तरीके से खंडित हो चुका था, उसको पुनर्वास करने का काम हरीश रावत जी ने किया। तो हरीश रावत जी को लेकर के इस तरीके के फर्जी बातें करना, उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भ्रम फैलाना, या फिर जो एक अन्य बात अभी कह रहे थे कि जुमे की नमाज को लेकर के, इससे हरीश रावत को आप छोटा नहीं कर सकते। मैं तो अमित जी ये कह रहा हूं कि इस राज्य में एक परंपरा हो गई है कि जिस नेता को भी थोड़ा बड़ा बनना है वो हरीश रावत को गाली देना शुरू कर दे, हरीश रावत की निंदा और आलोचना करना शुरू कर दे, तो वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि भले ही हरीश रावत जी के हिस्से बड़ी बड़ी हार आई है, लेकिन इस उम्र में भी, जिस उम्र में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, वो उत्तराखंड का चप्पा चप्पा, गांव गांव, आज भी इस समय भी कुमाऊं के जिलों में दौरा कर रहे हैं। तो ये उनकी जीवटता का प्रतीक है। और एक बात जो आप कह रहे थे कि स्टिंग को लेकर के कह रहे थे, तो वो पार्टी जिस भारतीय जनता का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही एक कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़ा गया है, वो हरीश रावत जी को लेकर के स्टिंग की बात करें तो ये मुझे हास्यास्पद लगता है, ये मजाक जैसा लगता है। चलिए सर, मैं आता हूं आपके पास और मथुरा जी से इस बात पर मैं जवाब भी लूंगा, मैं आता हूं सर। लेकिन पीसी थपलियाल जी, आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि भाई यूकेडी न्याय मांगे या ना मांगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो न्याय मांग रही है जनता से, और हरीश रावत लोगों के बीच में जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें न्याय दीजिए। इन्होंने जिस तरीके से झूठ का जो भ्रम फैलाया था, जो एक जाल बुना था, चाहे वो 2017 हो या फिर 2022 की बात करें विधानसभा चुनाव के लिए खासतौर पर, उसका पर्दाफाश करने के लिए लोगों के बीच में वो जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब ये लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई अब आपको न्याय कांग्रेस पार्टी को हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने झूठ बोला और झूठ की बुनियाद पर इन्होंने सत्ता को हथिया लिया, सत्ता को कब्जा कर लिया सत्ता पर। क्या लग रहा है आपको, माजरा क्या है ये पूरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उससे सब लोग वाकिफ हैं कि इनकी जो धन कमाकर जिस तरह से अरबों खरबों रुपया ये विपक्ष को बदनाम करने में, और तो और जिन्होंने इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को पप्पू बना दिया हो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय नेता को, तो आप ये समझिए कि जो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी जो पिच है अपनी पिच पे खिलाने के लिए माहिर है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने जब ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया तो ये लोग डिफेंस में आ गए। इनको डिफेंस में नहीं आना चाहिए था, काउंटर अटैक करना था कि क्या उत्तर प्रदेश आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं संचालित कर रहा, क्या दिल्ली में 2 मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है, इनको वहां पे अटैक करना था। ये डिफेंस में आकर वो आए तो सचमुच चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा लोगों को लगा। लोग तो भोले वाले होते हैं, बच्चे के पूरी जनता का बच्चा स्वरूप होता है, तो जो चालाकी से जो ये भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक खेल खेलती है उसके आगे बड़े बड़े धाराशायी हो जाते हैं। तो हरीश रावत क्या चीज है? हरीश रावत वैसे तो हम कहेंगे कि हमाम में सभी नंगे हैं और 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने गई, लेकिन सवाल एक है कि अगर गंगा के ऊपर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इनको कौन सा कीड़ा काट गया जो उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे। आज पूरी जनता ही चाह रही है कि गंगा को तुमने अरबों खरबों रुपया झोंक दिया, लेकिन गंगा मैली की मैली नजर आ रही है। और जिस तरह से मेरे को दुख होता है कि हरीश रावत घूमते रहे हुए, डमरू बजाते हुए गए तो सही, लेकिन क्या उनको टीडी डैम नजर नहीं आया कि टीडी डैम उत्तराखंड का संसाधन है, जिस संसाधन को यूपी खा रहा है। अगर इसमें कटघरे में करता भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी सांस नहीं ले पाती, सांस, क्योंकि इनकी सरकार उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। उसके बावजूद ये उत्तराखंड के साथ जो खेल खेलकर उसकी पीठ पे छुरा भोगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको बेनकाब करने में हरीश रावत असफल रहा है। जिस त्रिवेणी घाट पे जाकर वो गंगा की दुहाई दे रहे थे, उसी
त्रिवेणी में किस तरह से अभी नवे जो आया था एक फर्जी मेयर इन्होंने चुना, उसने क्या किया, क्या खेल खेला वो भी पता नहीं था। यानी जो भ्रष्टाचार का खेल गंगा के ऊपर खेला जा रहा है, जैसे हमारी STPI किस तरह से इन्होंने बाहरी लोगों को दी और वहां पे हमारे 11 लोग मर गए, ऐसे सवालों को हरीश रावत उठाने में असफल रहा। लेकिन जो सवाल विनोद चमोली ने किया उंगली करके कि साहब तुमने ये किया स्टिंग ऑपरेशन में, लेकिन वो उसने ये नहीं समझा कि 4-5 उंगली उसकी तरफ भी है। अगर चाहते हरीश रावत तो ऐसे जवाब दे सकते थे विनोद चमोली को कि विनोद चमोली, क्योंकि विनोद चमोली जब नगर पालिका अध्यक्ष था किस तरह से क्या क्या अभियोग और लाठन इस व्यक्ति पे लगे थे वो हरीश रावत को पता ही नहीं था, शायद भूल गए होंगे। अगर उसका जवाब देते ये बोलते कि स्टिंग ऑपरेशन कराने वाली जमात तुम्हारे पाले में आज खड़ी है, क्या वो उतने अपराधी नहीं है जो स्टिंग ऑपरेशन कराकर किसी भी आदमी को, क्योंकि आदमी हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमाम में सब नंगे होते हैं, इस राज्य का नहीं, लेकिन अमरिंदर जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर जी उस तरीके से कांग्रेस पार्टी को डिफेंड नहीं कर पाए हरीश रावत को जितना आप कर रहे हैं। जी देखिए, हम लोगों को पता कि हरीश रावत को हम डिफेंस के साथ साथ कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए जो उत्तराखंड की जनता चाह रही है कि उनका टिहरी डैम उनके पास है। आज पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं लोग पहाड़ में, लेकिन टिहरी डैम से एक बूंद पानी उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। कौन सा अपराध किया है? ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूँ खटियाल साहब, आता हूँ फिर से, हाँ एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन लक्ष्मी जी, हरीश रावत की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है, जो कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई झूठ की बुनियाद पर बीजेपी जो है वो एक के बाद एक लगातार सरकार बना रही है, लेकिन अब ये झूठ जो है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, 2027 में इसका पर्दाफाश हो जाएगा। क्या लग रहा है मैम आपको, उनकी बातों में कितना दम है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य रहा है कि जो हमें अभी तक कोई परफेक्ट इंसान ऐसा नहीं मिला है सत्ता संभालने के लिए जो उत्तराखंड के बारे में सोचे। जितने महानुभाव आए उन्होंने एक एक करके, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और यूकेडी भी, अगर उनमें इतना सारा एकजुटता दिखाती है तो शायद आज उनके हाथ में सत्ता होती, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने कार्य उसमें पीछे रहे। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इन सब चीजों के बावजूद भी जो अगर भुगतना पड़ रहा है तो वो आज की डेट में उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उनके जो संसाधन है उन पे बाहर से आके लोग डाका डालते हैं। आज भी अगर स्थिति बता रहे तो आप लोग मुझसे ज्यादा देख रहे हैं, आप इस स्थिति में जो मेरे सम्मानित पैनलिस्ट बैठे हैं, कि क्या स्थिति, क्या दशा हमारी उत्तराखंड की हो चुकी है। जबकि हमारा उत्तराखंड जो है हर चीज में, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो थोड़ा बहुत है ऐसा राज्य, लेकिन फिर भी पर्यटक हमारे हैं, 4 धाम हमारे यहाँ हैं। अगर हमारे यहाँ की पैसों की बात करी जाए, धन की बात की जाए तो बहुत अमीर अगर हमारा प्रदेश बन सकता था, अगर एक भी इंसान ये सोच के आता सत्ता में कि मुझे जो है सिर्फ अपने उत्तराखंड की लड़ाई लड़नी है। लेकिन अफसोस ये रहा कि जितने लोग आए उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे चाहा, जिस क्षेत्र में भी उनको लगा कि हम लूट सकते हैं तो उन्होंने लूटा। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हरीश रावत जी एक बहुत केंद्र से की राजनीति करके उत्तराखंड में आए थे। उनका जितना उनका ज्ञान था, जितना उनको उत्तराखंड को उनसे मिलना था, वो भी निराशा हुई कि उस लेवल का उत्तराखंड को उन्होंने नहीं दे पाए, या हम लोग नहीं इतना कर पाए। यूकेडी की भी एक दिक्कत रही कि जिस टाइप से जब उत्तराखंड राज्य बना तो जिस प्लेटफॉर्म पे यूकेडी और जिस तरीके से यूकेडी लड़ी और अपना उत्तराखंड राज्य के लिए उन्होंने मांग उठाई, और वो वाकई में सराहनीय कदम था। लेकिन धीरे धीरे चीजें अलग होती गई और आज वो स्थिति है। लेकिन फिर भी आज अगर हम देखें तो रोडों में जिस हिसाब से यूकेडी मैं देख रही हूँ तो थोड़ा सा एक मन में खुशी है कि हाँ चलो कुछ तो एकजुटता हो और कुछ तो करे अगर पहाड़ी राज्य के लिए। बाकी बीजेपी और कांग्रेस की अगर जितनी बात की जाए तो किसी से भी छुपा नहीं है कि क्या स्थिति है आज, जहां पे हमारे अभी तक इतने सालों में अभी तक पहाड़ों में जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी थी वो सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही है। सबसे बड़ी जो हमारे पहाड़ों से पलायन हो रहा है वो पहाड़ों पे पलायन नहीं रुक पाया। हम एक तरफ ट्रेन पहाड़ों में भेज रहे हैं, लोग ही कितने बचे हैं आप पहले उस चीज के लिए बताइए ना। आप मूलभूत सुविधाएं उनको हॉस्पिटल दीजिए, स्कूल उनके लिए दीजिए। आज भी लोग वहां पे, मैं खुद इस चीज की गवाह हूं कि हमें भी लोगों के फोन अभी भी आते हैं पहाड़ों से कि अरे हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं, आप हमारे लिए एक कमरे का इतना बड़ा घर छोड़ के तुम देहरादून भी एक कमरे के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है उस चीज के लिए कि हमें यहाँ सुविधाओं में
आज भी सुविधाएं नहीं है, इस वजह से हम लोगों को जो है पलायन करना पड़ रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, आप देख रहे हैं, लेकिन जिसको मौका मिला उसने उस हिसाब से उत्तराखंड को लूटा। ये जनता की बिल्कुल भी मैम, बिल्कुल। और मैं मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं मिल रही है कि चर्चा को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। समय इतना ही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर वाकई में झूठ की बुनियाद पर बीजेपी लगातार सरकार बना रही है, तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी इस झूठ का पर्दाफाश कर पाएगी? और क्या ये जनता को भरोसा दे पाएगी कि जो झूठ के बुनियाद पर सरकार बन रही थी, अब उसका अंत होना चाहिए? क्या कांग्रेस को न्याय मिल पाएगा? और क्या प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ 2027 में खड़ी होगी, हाथ का साथ मिलेगा? ये अपने आप में एक अहम सवाल। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।